देखो मेरे भाइयों, एक तो ये एआई वीडियो नहीं है, ओरिजिनल वीडियो। इस टाइम पे हम लोग जो है ना, सोहना के पास एक शानदार पुरानी विरासत है, अरावली की पहाड़ियों पर। अरावली कैसे आपको गरीब बनाने वाला है आने वाले टाइम में, वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। ये वाले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए क्या होता है, जब कोई विरासत मिटती है ना, तो उस विरासत के साथ मिट जाते हैं बहुत सारे दबे कुचले निशान। अभी हम लोग यहाँ से आ रहे थे, ये शानदार किला देख रहे हैं आप। क्या राजा यहाँ से देखता होगा, क्या उसको अपनी प्रजा नज़र आती होगी। आप एक बार देखिए ज़रा, लोकेशन के मज़े लीजिए। राजा के दिन बन जाते होंगे, वो खुश होता होगा। अच्छा, मैं तो राजा का आकलन ऐसे करता हूँ कि राजा कुछ नहीं होता। डेमोक्रेसी लोकतंत्र के अंदर में राजा क्या होता है, राजा का आकलन सब लोग करते हैं। मैंने जब यहाँ पे जूस वाले से पूछा कि भैया ये किस राजा का किला है, तो जूस वाला मुझसे बोला कहना पता नहीं है, किसी राजा फाजा का। सच बात है, मुझे खुद गूगल या चैट जीपीटी से पता लगाना पड़ेगा कि ये किस बादशाह का किला है। अगर आपको मालूम है कि ये किस राजा का किला है, तो आप मुझे कमेंट के अंदर में बताना। राजा कुछ नहीं होता। उस ज़माने में आपकी प्रजा की जो स्थिति है, वो डिसाइड करती है कि एक्चुअली राजा कैसा था। तो उस ज़माने का ये राजा, चाहे इसका नाम गुमनाम हो गया हो, लेकिन ये राजा जो है एक बढ़िया राजा रहा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ के लोग आज तक संभ्रांत हैं, अच्छे खाते पीते लोग हैं। अगर आप ये गुड़गांव, नोएडा, सोहना वाले रोड के ऊपर में आओगे और आप देखोगे तो लोगों के पास पूंजी है, ज़मीनें उनके पास अच्छी हैं, तादाद के अंदर अच्छी खेती बाड़ी करते हैं, अच्छी जीवन शैली है, मजबूत कदकाठी के लोग हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस ज़माने से लेकर आज तक इनका इतना ज़्यादा शोषण नहीं हुआ। इन्होंने अंग्रेज़ों का शासन भी झेला, ग़ुलामी का दौर झेला, उसके बावजूद भी इनकी मजबूती, इनकी पूंजी, इनके धन इनके पास में बचा रहा। तो ये राजा एक बेहतर राजा था। लोकतंत्र के अंदर में भी हम लोग इसी तरीके से एनालिसिस करते हैं कि राजा जो है वो प्रजा को कितना ज़्यादा वेल्दी, कितना ज़्यादा मजबूत, कितना ज़्यादा ताकतवर बना रहा है। अगर डेमोक्रेसी के अंदर में प्रजा दिन प्रतिदिन गरीब तंगदिल होती चली जा रही है और उसके अंदर में नफ़रत, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है, तो वो राजा जो है सक्षम राजा नहीं है। इसी कंट्रोवर्सी के अंदर में कुछ लोग मेरी बात से ना इत्तेफाकी रखते हैं, कुछ लोग मेरी बात से इत्तेफाकी रखते हैं। मैं औरंगज़ेब को एक महान राजा भी मानता हूँ, क्योंकि उस ज़माने में वो क्या था, वो किस तरीके से, लेकिन उसने एक भारत का बड़ा नक्शा, समृद्ध नक्शा बनाया। और उस समृद्ध नक्शे के साथ साथ उसकी ब्यूटी ये थी कि उस ज़माने की जो प्रजा थी वो दुनिया की सबसे अमीर, सबसे शानदार प्रजा थी। और वो दुनिया में उसकी धमक थी, लोग उससे घबराते थे, लोग देखते थे उसके ऐश्वर्य, उसके पास ज्वेलरी, उसके पास संसाधन, उसके पास। लेकिन ये राजा पिटते कब हैं, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। जियोपॉलिटिक्स के अंदर में भी आज की तारीख के अंदर में हम लोगों को समझना पड़ेगा कि राजा पिटते कैसे हैं। ये औरंगज़ेब जैसा शक्तिशाली राजा कैसे पिटा, ये पिटा कि ये अपने प्रजा को वेल्दी बनाते साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे इसने दिमाग लगाना बंद कर दिया और किसी ने आके इसको पीट दिया। आज अमेरिका भी उसी थ्रेट के अंदर खड़ा हुआ है। ये प्रजा तो बड़ी समृद्ध हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चाइना ने उसको पीट दिया और वो आज जो है उसकी समृद्धि ख़त्म हो रही है। तो जनता समृद्ध करनी है, लेकिन जनता लगातार उसकी विचारधारा तरक्की की तरफ बढ़ा के रखनी है। मतलब वो समृद्धि आए, उसके पास में धन दौलत आए, वो मजबूत हो, वो एक विचार है। और दूसरा विचार ये है कि लगातार जनता के पास में ये सोच पैदा हो कि उसको लगातार ज़िंदगी में तरक्की करते रहना है। तरक्की, जिस दिन वो तरक्की रोकी उसने, उस दिन समझ लीजिए उसका जो है काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और राजा देखिए कितने शानदार हों, कोई भी हो, अपने ज़माने के जो भी राजा रहते हैं, एक आने वाले टाइम के अंदर में वो इतिहास के पन्नों के अंदर में दर्ज हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि सब मतलब क्या हुआ। अभी देखिए राजा की इसकी शान रही होगी अपने ज़माने में। एक बार फिर मैं आपको इस लोकेशन को, मैं तो इस लोकेशन के मुंह के अंदर ही जो है समझ लीजिए मरा चला जा रहा हूँ। मैं अगर वॉक करूँगा तो मैं आपको और ज़्यादा क्लियर तरीके से ये लोकेशन आपको समझ में आएगी। ये देखिए अरावली की ये शानदार पहाड़ियाँ, और जो मैं आपको दिखा रहा था ना लास्ट वीडियो के अंदर में, विकास आ गया है, विकास हो रहा है। ये देखिए इसके बीच बीच में ये विकास अपनी दस्तक दे रहा है। जैसे जैसे ये विकास दस्तक देगा, ये जर्जर होते हुए किले और इसके अंदर में कहीं खो जाएंगे, गुप्त हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। और ये प्रजा इस विकास की ये कितनी बेनिफिशरी बनेगी, कितनी बेनिफिशरी नहीं बनेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, समय बताएगा। हम तो ये चाहते हैं कि भैया सब लोग गरीबी से निकलें, वो समझें कि वो लोग कहाँ फंसे हुए हैं और देश कहाँ फंसा हुआ है और वो कहाँ पर जा रहे हैं, और उनको साथ में किस तरीके से गरीबी से अपने आप को ख़त्म करने, उनकी अपनी गरीबी को मिटाना है, एक इकाई के तौर पर काम करना है। और एक समृद्ध राष्ट्र के अंदर में अगर राष्ट्र विकसित कर रहा है और वो खुद विकसित नहीं हो रहे हैं और बकचोदी में लगे हुए हैं तो समझ लीजिए वो अपना टाइम पूरे तरीके से ख़राब कर रहे हैं।
किसी काम का वो विकास नहीं है जो उनके किसी फ़ायदे का नहीं है। अगर वो अपना विकास लगातार करते जा रहे हैं और देश के विकास के साथ में अगर वो रफ़्तार नहीं भी लगा पा रहे, लेकिन अपनी न्यूक्लियर रफ़्तार उन्होंने बना रखी है, तो विकास वो एक शानदार है। वरना तो देखिए क्या होता है, आप दुनिया के अंदर आए, ठीक है, और आप दुनिया से चले गए। आप पढ़े पढ़े भी जा सकते हैं। ज़िंदगी की एक फ़िलॉसफी होती है। एक मछुआरे का किस्सा है। एक बार क्या हुआ, एक मछुआरा ना एक समुंदर के किनारे लेटा हुआ था, बड़े मज़े से लेटा हुआ था। और वो लेटे लेटे पता है क्या 2 मछली पकड़ी हुई थी, 2 किलो की मछली थी, और वो बेच रहा था। वहाँ पर एक व्यापारी उसके पास आया, कहने लगा भाई ये 2 किलो पकड़ के तू लेट गया आराम से, अरे 5 किलो पकड़, ज़्यादा पैसा आएगा। कहने लगा उससे क्या होगा? कहने लगा भाई तेरे पास पैसा बढ़ेगा। कहने लगा उससे क्या होगा? फिर तू बोट ख़रीद लेगा। बोले फिर उससे क्या होगा? कहने लगा फिर तू जो है क्या कहते 2 बोटें हो जाएंगी तेरे पास, फिर 4 बोटें हो जाएंगी तेरे पास, और पैसा आएगा। फिर कहने लगा क्या? फिर कहने लगा तू बंगला ख़रीद लेगा। कहने लगा फिर क्या होगा? कहने लगा फिर तू शानदार हवा के नीचे मज़े से लेटेगा। बोला अभी मैं क्या कर रहा हूँ अभी भी मैं वही कर रहा हूँ। तो कुछ लोगों का तरक्की से ऐसी दुश्मनी होती है कि ना वो तरक्की को पूरे तरीके से कंडम चीज़ मानते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया के अंदर आए हो, भगवान ने तुमको पैदा किया है और तुम एक दिन मर जाओगे। लेकिन मेरा यहाँ पर जो है ना तर्क अलग है। मेरा ये मानना है कि आप दुनिया के अंदर आए हो, दुनिया में आपने जन्म लिया, तो अब आपकी ज़िम्मेदारी ये नहीं है कि आप आए हो और अपनी ज़िंदगी काट के मर जाओगे। आपकी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि दुनिया के अंदर आप पैदा हुए हो तो क्या चीज़ आप ऐसी है जो कंट्रीब्यूट करके मरोगे। तो हमें कंट्रीब्यूट करके मरना है, कुछ तो कंट्रीब्यूट, कोई एक चीज़ जोड़ के मरना है, कोई एक प्रॉपर्टी, कोई एक जायदाद, कोई एक व्यापार, कोई एक आइडिया, कोई एक मैथ। इस चीज़ की सबसे बड़ी बाधक जो है ना, जो सबसे बड़ा जो बाधा बनती है ना इस चीज़ के अंदर, वो बनती है हमारी गरीबी। गरीबी हमें बहुत सारे एसेट, बहुत सारे सेटअप बनाने नहीं देती। तो पहला फोकस ये है कि इसे श्राप जो है गरीबी का, इससे अपने आप को मुक्त करना है। और हम लोग को वो समझना है वो सारी चीज़ों के बारे में जो चीज़ें हमें गरीब बना रही हैं, और उन सारे रिसोर्सेज के बारे में जो आज हमारे पास हैं और हमारी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, हमें अमीर बना सकते हैं। इतना अमीर कि हम लोग दुनिया को कुछ कंट्रीब्यूट करने के लायक हो जाएं, दुनिया को कुछ देने लायक हो जाएं। वरना आए हैं और सबका एक दिन राम नाम सत्य हो जाएगा। इन राजा का भी हो गया अब ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। पता नहीं इनकी आत्मा यहाँ कहीं पर होगी, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, राजा साहब हो आप यहाँ पर? खुश हो आपने उस ज़माने में जो किया था? हो राजा साहब यहीं पर? राजा साहब अगर खुश होंगे तो राजा साहब मुस्कुरा रहे होंगे, और राजा साहब अगर दुखी होंगे तो राजा साहब कह रहे होंगे यार ये चीज़ छूट गई। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब आप इस दुनिया से चले जाएं और आपका कहीं खंडर बचा हुआ हो, तो और कोई आके मेरी तरह का बेवकूफ़ आदमी आपसे पूछे कि राजा साहब आप खुश हो जो आपने गुजारा, जो आपने किया, तो आपके मुँह से एक आवाज़ निकलनी चाहिए, हाँ यार मैं बहुत खुश हूँ, जो भी मैंने किया, जो भी मैंने जिया, जो भी मैंने पाया, जो भी मैंने बनाया, मेरे रिसोर्सेज, मेरे एसेट उस और मेरा परिश्रम, उसके अंदर में मैंने कभी चोरी, बेईमानी, भटकाव नहीं पैदा किया अपने अंदर। मैंने एक कामयाबी का रास्ता पकड़ना था, वो कामयाबी का रास्ता पकड़ा और मैं उसके ऊपर चला, पूरी शिद्दत से चला, पूरी ईमानदारी से चला, और दुनिया को जो कंट्रीब्यूट कर सकता था वो मैंने कंट्रीब्यूट किया। और अब मैं अलविदा कह के ऊपर आ गया हूँ, और नीचे बची हुई अपनी दुनिया को मैं मुस्कुरा के देखता हूँ। मुझे ना कोई शर्म है ना कोई है। वो एपिस्टीन वाला नहीं वो भागा भागा फिर रहा होगा इधर उधर, चुप चुप के देख रहा होगा दुनिया को कि यार ये मेरा पाप खुल गए सारे, एक एक करके खुल रहे हैं, और लोग जूतियाँ लेके मेरे पीछे भाग रहे हैं। और आइंस्टाइन मुस्कुरा रहा होगा ऊपर बैठ के कह रहा होगा यार ये देखो मैंने रोशनी दी थी, आज रात को भी ये लोग काम करते हैं। तो इस तरीके की हम लोगों को देखिए, अगर आप ये सोचेंगे ना हम कमज़ोर हैं और वो ताकतवर है और उनके पास सेटअप था, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हम लोगों को इस तरीके से सोचना है, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे औरंगज़ेब हो, चाहे आप हों, हम सब लोग जो है ना हार्ड मास के पुतले हैं, वही 2 हाथ 2 पैर। भगवान ने कोई कोताही नहीं की, 2 किडनी, 2 गुर्दे, 1 हार्ट, ये सबको लगा के भेजा है। तो ये सिर्फ एक सोच है, सोच का एक जंगल है और एक बहुत सारे वृक्ष हैं जिसके अंदर में हम लोग फंस गए हैं। यहाँ से अगर हम लोग इस सोच को तोड़ देते हैं तो हम लोग तरक्की करते हैं और आगे बढ़ते चले जाएंगे। कितना आगे बढ़ेंगे वो हमें नहीं मालूम, लेकिन हम लोगों की दिशा एकदम अगर परफेक्ट रहेगी तो हम लोग कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंचेंगे। एक छोटा पत्थर हम लोग रख देंगे नींव का, हमारी औलादें उसको आगे बढ़ाएंगी, उनको सही ज्ञान, सही मार्ग, सही दिशा देंगे, फिर उनकी औलादें उनको आगे बढ़ाएंगे और एक दिन हम लोग पहुँचेंगे। ये बड़े बड़े एम्पायर, बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, ये
कुछ लोगों को वंशानुगत मिली हैं, लेकिन कभी ना कभी इनके वंश ने श्रम किया है या वो सिस्टम को समझा है और उस सिस्टम में कभी ना कभी ये इन्वॉल्व हुए हैं। तो आप अपना वक्त चुन लीजिए, अपना टाइम चुन लीजिए कब आपको उस सिस्टम के अंदर में इन्वॉल्व होना है, और आपको ही बदलने की ज़िद करनी है, तरक्की की ज़िद करनी है अपने आप से। आए हो और मछली वाले की तरह मर जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे और एक दिन सब ख़त्म होना है, दुनिया आए हो दुनिया काट के चले जाओगे। वो अप्रोच जो है वो ठीक नहीं है आपके लिए भी, दुनिया के लिए भी और इस भूगोल के लिए भी। और ये सारी अरावली की वादियाँ जो हैं आपको एक आह्वान लगातार कर रही हैं कि भैया हमको जितना हो सकता है नेचर को प्रोटेक्ट करो। और ये जो विकास की अंधी दौड़ चल रही है, कितना हम लोग, ये अरावली का किला भी मुझे नहीं लगता ये तो अभी मर चुका है लगभग। मैं आपको दिखाता हूँ तो ये पूरा मर चुका है, ये कब तक बचेगा ये भी मालूम नहीं। लेकिन इसलिए मैं यहाँ पर आकर वीडियो बनाया कि ये एक डॉक्यूमेंट के तौर पे दर्ज हो जाए कि हाँ आज से 10, 15, 20 साल बाद कोई देखे कि हाँ ये एक जगह हुआ करती थी, यहाँ पर एक किला हुआ करता था और एक वो राजा साहब ने वो बनाया था। आज वो राजा साहब ऊपर हैं और वो खुश हैं या दुखी हैं, वो मुझे तो लगता है खुशी होंगे, क्योंकि उनकी प्रजा बहुत खुश है आज की तारीख के अंदर में। और ये प्रजा और खुश हो और जुझारू बने और हिम्मत दिखाए, आगे बढ़े, तरक्की करे, देश का नाम आगे बढ़ाए। ये सब दुआओं के साथ और ये सब लोकेशन के साथ, इस लोकेशन की ब्यूटी के साथ मैं आज के वीडियो में आपसे अलविदा कहता हूँ। जय हिंद। इस किले के राजा के बारे में ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं मिलती क्योंकि यह किला किसी राजा ने नहीं बनाया था। 18वीं शताब्दी के आसपास यह किला बनाया गया ऐसा माना जाता है। इसके बारे में कोई प्रमाणिक दस्तावेज़ नहीं है कि एग्जैक्ट यह किला कब बनाया गया था, लेकिन ऐसा माना जाता है जो साक्ष्य मिलते हैं उससे कि ये जब मुग़ल सल्तनत कमज़ोर हो रही थी तो यहाँ के जो लोकल ज़मींदार, जागीरदार जो अभी तक मुग़ल सरपरस्ती में सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे थे, उनको ब्रिटिश सेना का थोड़ा थ्रेट महसूस हुआ और उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए इस किले का निर्माण करवाया। बाद में उनकी ब्रिटिश सेना के साथ में या ब्रिटिश हुकूमत के साथ में किसी तरीके का संघर्ष हुआ, ऐसे कोई प्रमाण मिलते नहीं हैं, देखने से ढूंढने से भी अभी उपलब्ध नहीं है। तो बाद में उनका किस तरीके से ब्रिटिश सेना साम्राज्य के साथ में संबंध रहे उसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी ऑथेंटिक सोर्स से नहीं मिलती। तो कुल मिलाकर ये अपनी स्वतः सुरक्षा के लिए एक गढ़ी का निर्माण किया गया था। वक्त के साथ ये चली गई, लेकिन फिर भी एक अफसोस यहाँ पर जो देखने को मिलता है, ये ठीक है धरोहर है, कुछ गांव के लोगों ने, ज़मींदारों ने, मजबूत लोगों ने, दबंग लोगों ने इसका निर्माण किया था, लेकिन फिर भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे के लोगों ने यहाँ पर एक भी हमें बोर्ड नहीं मिला कि वो इसकी आज सुरक्षा कर रहे हैं और इसको धरोहर मान रहे हैं। ये अफसोस की बात है।